नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले बात रायपुर की, जहां रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। इसका पहला सेमीफाइनल आज खेला गया इंडिया लेजेंड्स और वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के बीच। 20 ओवर के इस मैच में भारत ने 218 रन बनाए हैं और वेस्ट इंडीज लेजेंड्स को 219 रनों का लक्ष्य दिया है। सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने आज फिर तूफानी पारी खेली है। सचिन ने 42 बॉल पर 65 रन बनाए, तो वहीं युवराज ने चौकों छक्कों की बारिश से 20 बॉल की मदद पर नाबाद 49 रन बनाए। युवराज ने 6 छक्के और 1 चौका लगाया। तो रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में यह मैच खेला जा रहा है और वहां जो दर्शक पहुंचे थे, आज उन्हें इस रोमांचकारी मैच को देखने का उन्होंने लुत्फ उठाया। और ये सेमीफाइनल भारत इंडिया लेजेंड्स और वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के बीच 219 रनों का लक्ष्य दिया गया है। तो रोड सेफ्टी टूर्नामेंट चल रहा है इंडिया लेजेंड्स और वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के बीच ये मैच था। 20 ओवर के इस मैच में सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने आज तूफानी पारी खेली है। तो सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह दोनों ने मिलकर भारत की इस पारी को संभाला। सचिन ने 42 बॉल में 65 रन बनाए, तो वहीं युवी ने 49 रन बनाए हैं 20 बॉल की मदद पर। रोड सेफ्टी क्रिकेट सीरीज रायपुर के इंटरनेशनल स्टेडियम में ये पहला सेमीफाइनल और लगातार दर्शकों की भीड़ उमड़ी। हालांकि शासन प्रशासन ने यहां कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए थे। बैठक व्यवस्था भी यहां सुधारी गई थी। सबको थोड़ा सा गैप लेकर बैठने के लिए कहा गया, साथ ही साथ मास्क और सैनिटाइज का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया, क्योंकि रायपुर में जिस तरह से मैच हो रहा है, लोग भी यहाँ उनकी भीड़ उमड़ रही है। लेकिन आज का मैच देखने के लिए जो लोग पहुंचे होंगे, वाकई उनके लिए ये खुशी का पल होगा कि पहले बैटिंग करते हुए इंडिया लेजेंड्स ने 20 ओवर में 219 रनों का लक्ष्य दिया। 218 रन इंडिया लेजेंड्स ने बनाए हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता स्टार जैन हमारे साथ जुड़ गए। स्टार, आज एक बार फिर से इस सेमीफाइनल में जो पहला सेमीफाइनल है, इसमें कहीं ना कहीं जो दर्शक पहुंचे हैं, सचिन और युवराज की पारी देखने का आनंद जरूर आया होगा। स्टार, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए उनसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज फिर से जिस तरह से इस मैच में पहले भी सचिन और युवराज ने जिस तरह से पारी खेली थी, और आज फिर युवराज छक्कों की बारिश इस मैदान पर की है। छत्तीसगढ़ में आज 887 कोरोना मरीज मिले हैं। रायपुर में 287, दुर्ग में 243 नए मरीज मिले हैं, बिलासपुर में 58, राजनांदगांव में 46 नए केस। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,19,717 संक्रमित मिल चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,915 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में आज 211 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,10,503 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो 5,299 हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में अब तक 3,19,717 संक्रमित मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई है।
और देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा है कि हमें वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर देना होगा। गांव में कोरोना बढ़ा तो परेशानी होगी, इसलिए राज्य बंदिशें अपने हिसाब से तय करें। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि लोगों में दहशत ना फैले। उन्होंने कहा कि हमें वैक्सीन की बर्बादी रोकनी होगी, उनकी एक्सपायरी डेट देखनी होगी। जो वैक्सीन पहले आई उसका उपयोग पहले होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना और वैक्सीनेशन की रिपोर्ट सौंपी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि कोरोना के बढ़ते केस के मद्देनजर आज से भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू का फैसला किया गया है। वहीं 8 शहरों में रात 10 बजे के इंदौर में नाइट कर्फ्यू का फैसला किया गया है। वहीं 8 शहरों में रात 10 बजे के बाद दुकानें बंद करने का फैसला लिया गया है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शामिल नहीं हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ की ओर से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। बैठक के बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने अपनी जानकारी केंद्र को भेज दी है। हमने राज्य की वर्तमान स्थिति को बताया है, अस्पताल, वैक्सीनेशन और वर्कर की जानकारी भी दी है। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज असम में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जिस अस्पताल में बीजेपी नेता पैदा हुए उसे कांग्रेस ने बनवाया है, जिस स्कूल में बीजेपी नेता पढ़े उसे भी कांग्रेस ने ही बनवाया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने सड़क और हवाई अड्डा बनाया जिसे आज मोदी सरकार बेचने में लगी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि असम की भाजपा सरकार ने वादा खिलाफी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही 5 वादों पर काम किया जाएगा। 5 वादे पूरे करके असम को विकास की दिशा में आगे ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या किया। मैं उनके नेताओं से कहना चाहता हूं, जिस अस्पताल में तुम पैदा हुए वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई, कांग्रेस की सरकार ने बनाई। जिस स्कूल में पढ़ते थे वो स्कूल कांग्रेस की सरकार ने बनाई। रेलवे स्टेशन में चढ़ते वो रेलवे स्टेशन कांग्रेस की सरकार ने बनाई। जो हवाई जहाज एयरपोर्ट बना है उसमें घूमते हो वो भी कांग्रेस ने बनाया। और आज सब बेचने लगे। पिछले कई दशकों से नक्सली हिंसा का दंश झेल रहे बस्तर में शांति की नई उम्मीद नजर आई है। दरअसल नक्सली सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने 3 शर्तें रखी हैं, जिस पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि अगर नक्सली शांति वार्ता के लिए तैयार है तो यह अच्छी बात है। केंद्र से चर्चा कर इसका फैसला लिया जाएगा। ये है वो 2 पन्ने का प्रेस नोट जिसे नक्सलियों की संगठन दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने जारी किया है। पत्र के जरिए नक्सलियों ने सरकार के सामने वार्ता का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसके लिए संगठन की तरफ से 3 शर्तें रखी गईं। पहला, इलाके से सशस्त्र बल को हटाया जाए। दूसरा, माओवादी संगठन पर लगी पाबंदी हटाई जाए। और तीसरा, जेलों में कैद नक्सली नेताओं को निशर्त रिहा किया जाए। नक्सलियों का ये पत्र ऐसे वक्त में आया जब बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन जोर शोर से जारी है। वहीं सरकार की निगरानी में एक सिविल सोसाइटी का गठन किया गया है, जिसमें शुभ्रांशु चौधरी, मनीष कुंजाम और अरविंद नेताम समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। हालांकि नक्सलियों ने सिविल सोसाइटी को सरकारी औजार की संज्ञा दी है। वहीं मुहिम को लीड कर रहे शुभ्रांशु चौधरी को भी पत्र के जरिए कॉरपोरेट का एजेंट बताया है। हालांकि शुभ्रांशु ने नक्सलियों की इस पहल का स्वागत किया है। ये खुशी की बात है कि माओवादियों ने जनता की जो मांग है, जनता चाहती है कि इस समस्या का समाधान बातचीत से हो, उसका सम्मान किया है। हमें आशा है कि दोनों पक्ष जनता की इच्छा, जो जनता की राजनीति करते हैं, कहते हैं, का सम्मान करते हुए कोई तरीका निकालेंगे और बातचीत शुरू होगी। नक्सली पहली बार सरकार से वार्ता के लिए तैयार हुए हों ऐसा नहीं है।
इससे पहले सुकमा कलेक्टर एलेक्स पॉल मैनन के अपहरण के बाद भी सरकार और नक्सलियों के बीच वार्ता की शुरुआत हुई थी। उस दौरान सरकार ने नक्सलियों की ओर से सुझाई गई कुछ शर्तों पर काम करने के लिए निर्मला बुच की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। शांति वार्ता के लिए नक्सलियों के नए प्रस्ताव पर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि केंद्र से चर्चा करने के बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। अगर इस प्रकार का पत्र लिखे हैं तो उस पर एक बड़ी चीज़ है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र की सरकार, मैं समझता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री और हमारे सभी विभाग के अधिकारी बैठकर उस पर चर्चा। दूसरी तरफ बीजेपी मानती है कि सरकार को गुमराह करने के लिए नक्सली इस प्रकार की बात करते रहते हैं। अगर नक्सली हथियार छोड़कर निशर्त बातचीत के लिए आते हैं तो उनका स्वागत है। हथियार छोड़कर निशर्त वो बातचीत करते हैं तो बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत करना चाहिए। उनकी शर्तों पर सरकार बातचीत करे मतलब सरकार झुक रही है। और लगातार इस प्रकार का बीच बीच में हर 2, 4, 5 साल में इस प्रकार की बातें वो सरकार को गुमराह करने के लिए, सरकार के एक्शन को ढीला करने के लिए इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। बहरहाल दशकों से नक्सल हिंसा का प्रमुख केंद्र रहा बस्तर नक्सलियों के इस पहल के बाद क्या शांति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है। आखिर नक्सलियों की ओर से अभी ये प्रस्ताव क्यों आया? क्या फोर्स की लगातार मूवमेंट और एंटी नक्सल ऑपरेशन से बस्तर में नक्सली कमजोर पड़े हैं? सवाल ये भी, क्या शर्तों के साथ नक्सलियों से बातचीत करेगी सरकार? जाहिर है शांति वार्ता की पहल इस बार नक्सलियों की तरफ से है। ऐसे में आने वाले वक्त में सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। नरेश मिश्र, IBC 24, जगदलपुर। और इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की मौजूदगी में पिछले दिनों में हुई बैठक के बाद से बीजेपी आक्रामक मूड में आ गई है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने बठेना कांड के विरोध में प्रदर्शन कर पुतला फूका। प्रदेश के हर मंडल में सरकार का पुतला फूका गया। बीजेपी ने 21 मार्च को सभी जिलों में धरना प्रदर्शन की घोषणा की, जबकि बीजेपी महिला मोर्चा महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर आंदोलन की रणनीति बना रही है। शराब, ड्रग्स और रेत माफियाओं को लेकर भी प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी का आरोप है कि सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हुई है। इधर कांग्रेस के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल की 2.5 साल की उपलब्धियों से बीजेपी बौखला गई है। सरकार का जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे ये सरकार एक्सपोज होती जाएगी, और जैसे जैसे सरकार एक्सपोज हो रही है, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरकर इस सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़कर जनता को अपने साथ में लेने का काम कर रही है। बठेना कांड भी एक लोमहर्षक कांड है। पहले से कहते आ रहा हूँ, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस ढंग से संचालन किया है कोरोना काल के अन्य विकास कामों के सभी चीज़, न केवल प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ का नाम गया है। इनसे ये बौखला करके कुछ भी निर्णय ले रहे हैं। जिस खुड़मुड़ा का अब तक चिल्लाते रहे, मैं कहते रहा हूँ कि हम उसको कवर करेंगे। बठेना कांड में पुलिस कार्रवाई और सरकार के रवैये से नाराज बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सभी मंडलों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार ना किया गया तो 21 मार्च को सभी जिलों में धरना दिया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से 5 लोगों की लाश मिली थी उससे हत्या की आशंका है, लेकिन पुलिस इसे आत्महत्या बताने पर तुली हुई है, जिसका हम विरोध करते हैं। जो भी अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी जो है उचित जांच करने का हम लोग मांग करते हैं, चाहे वो सीबीआई के माध्यम से हो चाहे स्टेट हो, लेकिन सच्चाई सामने आना चाहिए। भाजपा शंकर नगर मंडल और अनुसूचित जाति मोर्चे के नेतृत्व में यहाँ पर ये पुतला दहन का कार्यक्रम, जो कि बठेना गांव में 5 गायकवाड़ परिवार के 5 लोगों की जो हत्या हुई है, और जब तक उस गायकवाड़ परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक इसका भाजपा का कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहे कोरोना को लेकर अब बात करेंगे, क्योंकि संक्रमण लगातार तेजी से फैल रहा है। आज इस साल के सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिले छत्तीसगढ़ में। आज 887 नए कोरोना मरीज मिले। जनवरी 1 तारीख से अगर आज तक की बात करें
तो ये सबसे ज्यादा मरीज हैं। रायपुर में 287 और दुर्ग में 243 कोरोना नए मरीज सामने आए हैं। लगातार दूसरे दिन प्रदेश में 800 के पार नए कोरोना केस। पिछले 10 दिन में एक्टिव मरीजों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 5299 पहुंच गई है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विनय, पिछले 10 दिन में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो वो दोगुनी हो चुकी है। 1 जनवरी से लेकर आज 17 मार्च तक, अगर हम आज तक के आंकड़े की बात करें तो सबसे ज्यादा मरीज आज मिले हैं। देखिए पंड्या जी, जो 1 जनवरी 2021 से 3 बार आंकड़ा ये 800 के पार गया है आज। और सबसे ज्यादा जो 2021 के कोरोना मरीज मिले हैं 887 आंकड़ा है। कल 856 कोरोना मरीजों की संख्या थी और 11 जनवरी वो उस दिन 853 कोरोना मरीजों की संख्या थी। आज सबसे ज्यादा 2021 का आंकड़ा है ये। और इसी के साथ पूरे जो अभी तक का 10 दिन में इतिहास देखेंगे, आंकड़ा देखेंगे तो गुना हो गया है एक्टिव मरीजों की संख्या। जहां 10 दिन पहले 2700 के जो एक्टिव मरीज, आज ये 5200 के पार आंकड़ा चला गया है। इसका मतलब है जस्ट डबल हो चुका है। इसके साथ साथ देखेंगे तो जो रफ्तार देखेंगे तो आज से 10 दिन पहले जहां एक्टिव मरीजों की संख्या 200 के पास में हुआ करती थी तो वो धीरे से 300 हुई, फिर 400 हुई, 500 हुई, 600 हुई और आज 2 दिनों से पिछले 800 से पार जा रही है। ये एक कहीं न कहीं बहुत ही खतरनाक विषय है और सबसे ज्यादा चिंता का विषय छत्तीसगढ़ के लिए। हालांकि जो जांच का जो रेशियो है वो बढ़ चुका है। पहले जहां 2700-2800 में जो लोगों की जांच होती थी, अभी जो वर्तमान स्थिति में 4000 के पास में लोगों की जांच हो रही है, जिसके कारण से माना जा रहा है कि आंकड़े कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ में जो सांस्कृतिक आयोजन की भरपूर एक बड़ा कारण माना जा रहा है। हालांकि चलिए, शुक्रिया विनय इस तमाम बातचीत के लिए। तो छत्तीसगढ़ में आज 887 नए कोरोना मरीज मिले। रायपुर में 287 और दुर्ग में 243 कोरोना नए मरीज सामने आए। साथ ही साथ दूसरे दिन 800 के पार यह आंकड़ा पहुंचा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।